Guys, welcome on my YouTube channel Compteria. In the previous lecture of Sociology PGT, we will discuss about social research. Now, before wasting our time, we will start our new lecture, sampling. क्षेत्र निदर्शन, एरिया सैम्पलिंग, प्रतिचयन की वह विधि जिसमें समग्र में से कुछ व्यक्तित्व इकाइयों को न चुनकर समग्र के किसी एक क्षेत्र को चुन लिया जाता है और चुने गए क्षेत्र की समस्त इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्षेत्र प्रतिचयन कहते हैं, एरिया सैम्पलिंग। इस विधि का प्रयोग मूलतः भौगोलिक और कृषि क्षेत्रों के अध्ययन से प्रारंभ हुआ, लेकिन आजकल सामाजिक विज्ञानों के सभी क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर का मतलब है गुच्छा या समूह। व्यक्तिगत इकाइयों के एक गुच्छे या समूह के चुनाव की विधि संभाग प्रतिचयन कहलाती है। संभाग प्रतिचयन और क्षेत्र प्रतिचयन विधियों में विशेष अंतर नहीं है, अलग अलग संदर्भों में प्रयोग किए जाने के कारण इनके नाम में अंतर आ गया है। संभाग विधि में संपूर्ण जनसंख्या को पहले कुछ संभागों में विभाजित किया जाता है, तत्पश्चात उनमें एक निश्चित मात्रा में कुछ संभागों को दैव प्रतिचयन के आधार पर चुन लिया जाता है। इन चुने हुए संभागों में से कुछ इकाइयों को या सभी इकाइयों को दैव प्रतिचयन द्वारा चुनकर अध्ययन किया जाता है। नियंत्रित निदर्शन, कंट्रोल्ड सैम्पलिंग, एक ऐसी प्रतिचयन विधि जिसमें प्रतिदर्श का चुनाव जनसंख्या की महत्वपूर्ण विशेषताओं जैसे आयु, लिंग, आर्थिक स्थिति के आधार पर किया जाता है, नियंत्रित कहलाता है। इस प्रकार के प्रतिदर्श में अभिनति में कमी लाए जाने की काफ़ी संभावनाएं रहती हैं। इस प्रतिदर्श में प्रतिनिधित्वता, जो कि एक अच्छे प्रतिदर्श की सबसे बड़ी विशेषता होती है, इसको बनाए रखा जा सकता है। इसका प्रयोग किफ़ायती होता है क्योंकि इसमें छोटे प्रतिदर्श से भी काम चल जाता है। मल्टी फेज सैम्पलिंग, ये बहुचरण विधि का ही एक रूप है, जहाँ बहुचरण विधि में अंतिम प्रतिदर्श का ही अध्ययन किया जाता है। वहाँ इस विधि में दूसरे और आगे के चरण के प्रतिदर्श निकालने के पूर्व प्रत्येक चरण के प्रतिदर्श के चरित्र का अध्ययन कर आगे के चरण का प्रतिदर्श निकाला जाता है। इस प्रकार इस विधि में प्रत्येक चरण के प्रतिदर्श का अध्ययन किया जाता है। यह सांख्यिकी विश्लेषण की एक विधि है। इसमें अध्ययन के प्रथम स्तर पर एक प्रतिदर्श से आधारभूत सूचनाएं एकत्रित की जाती है। द्वितीय स्तर पर अधिक गहन विश्लेषण के लिए चुने हुए प्रतिदर्श में से एक उप प्रतिदर्श का चुनाव किया जाता है और चुनी हुई उन इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, अंतिम और मुख्य प्रतिदर्श का चुनाव कई चरणों में संपन्न किया जाता है, तब इसे बहुचरणीय प्रतिचयन कहते हैं। विशाल समग्र को कई समूहों, उपसमूहों और खंडों आदि में विभाजित करके प्रतिचयन के प्रत्येक चरण में एकाधिक इकाइयों के समूह के चुनाव की प्रक्रिया की बहुचरणीय प्रतिचयन कहलाती है। दैव प्रतिचयन की भांति इसमें प्रतिदर्श इकाइयों का चुनाव एक चरण में नहीं किया जाता। विशाल समग्र में से इकाइयों का प्रत्येक चुनाव करना न तो संभव है और न ही अपेक्षित। ऐसे समग्र में से प्रातिनिधिक इकाइयों के चुनाव के लिए बड़े समूहों में से कुछ समूहों को फिर इन चुने हुए समूहों को पुनः उपसमूहों में विभाजित कर उनमें से कुछ उपसमूह चुने जाते हैं। यदि उपसमूह भी अध्ययन की दृष्टि से बड़े होते हैं तो इन्हें पुनः विभाजित कर कुछ खंडों को चुना जाता है। चुने हुए इन खंडों की समस्त इकाइयाँ या फिर इनमें से भी चुनी हुई कुछ इकाइयों का आधारभूत इकाइयों के रूप में प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने वाले सर्वेक्षणों में सामान्यतः इस विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सर्वप्रथम प्रांतों या प्रदेशों का, बाद में जिलों का और इन जिलों में से खंडों और उपखंडों का चुनाव किया जाता है। भारत में नेशनल सैंपल सर्वे संगठन ने अपने कई अध्ययन में इस विधि का प्रयोग किया है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, प्रतिचयन विधि का एक रूप जिसमें समग्र में से प्रत्येक इकाई को चुने जाने की संभावना का निर्धारण संभव नहीं होता।
गैर प्रायिकता या संभावनाहीन प्रतिचयन के नाम से जाना जाता है। इस विधि में कहना कठिन होता है कि समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने की कोई भी संभावना है अथवा नहीं। आकस्मिक प्रतिचयन, उद्देश्यात्मक प्रतिचयन, निर्णयात्मक प्रतिचयन आदि संभावनाहीन प्रतिचयनता के ही उदाहरण हैं। बहुधा इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ प्रतिचयन की उपयुक्त सूची उपलब्ध नहीं होती हो या शोध प्रारूप ही ऐसा होता है जिसमें संभाव्य प्रतिचयन विधि की वास्तविक रूप में कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। अवैध नशीली दवाओं के सेवन करने वालों के अध्ययन में इसका प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे लोगों की कोई सूची उपलब्ध नहीं होती है। प्रायिकता निदर्शन, प्रायिकता का वह रूप जिसमें समग्र में से प्रत्येक इकाई को चुने जाने की संभावना ज्ञात होती है या निर्धारित की जा सकती है, संभावना मूलक प्रतिचयन कहलाता है। साधारण दैव प्रतिचयन, स्तरित दैव प्रतिचयन, बहुचरणीय दैव प्रतिचयन, क्षेत्र अथवा संभाग प्रतिचयन आदि सभी संभावना मूलक प्रतिचयन या प्रायिकता निदर्शन है। उद्देश्य परक प्रतिचयन निदर्शन, जब किसी प्रतिदर्श का चुनाव सुविचारित रूप से किन्हीं परिवर्तियों को आधार बनाकर किया जाता है ताकि चुनी हुई इकाइयाँ समग्र का प्रतिनिधित्व कर सके, तब इसे उद्देश्यात्मक प्रतिचयन कहते हैं। शोधकर्ता के निर्णय पर आधारित होने के कारण इस विधि में समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने की संभावना प्राय समाप्त हो जाती, इसलिए इसे निर्णयात्मक प्रतिचयन भी कहते हैं। कोटा सैंपलिंग, प्रतिचयन की एक विधि जिसमें संपूर्ण समग्र को किन्हीं परिवर्तियों के आधार पर कुछ वर्गों में विभाजित कर प्रत्येक वर्ग में से एक निश्चित मात्रा में इकाइयों का चुनाव किया जाता है। इसे यथांश या कोटा प्रतिचयन कहते हैं। इसमें प्रतिदर्श इकाइयों के चुनाव के लिए दैव प्रतिचयन का प्रयोग नहीं किया जाता। यथांश प्रतिचयन का सर्वाधिक प्रयोग जनमत या चुनाव सर्वेक्षणों में किया गया है। आजकल इसका प्रयोग बाजार अनुसंधानों, चुनाव सर्वेक्षणों और इस प्रकार के अध्ययन में अधिकतर किया जा रहा है, जिसमें अति शीघ्र परिणामों की आवश्यकता होती है। इस विधि में सामान्यतः सर्वप्रथम किसी समग्र को कुछ भौगोलिक अथवा प्रशासनिक क्षेत्रों में विभाजित कर उनमें से कुछ क्षेत्रों का चुनाव दैव प्रतिचयन के आधार पर किया जाता है। तत्पश्चात साक्षात्कारकर्ताओं को इकाइयों की एक निश्चित मात्रा बताकर और चयन संबंधी कुछ एक अन्य निर्देश देकर प्रत्येक चुने हुए क्षेत्र में से कुछ विशिष्ट विशेषताएं जैसे आयु, लिंग, वर्ग रखने वाली इकाइयों के चुनने की स्वतंत्रता दे दी जाती है। साक्षात्कारकर्ता निर्देशों का पालन करते हुए अपने निर्णय पर इकाइयों का चुनाव करके उनका साक्षात्कार करते हैं। इस विधि पर आधारित निष्कर्षों की विश्वसनीयता प्रायः संदिग्ध रहती है। दैव निदर्शन, रैंडम सैंपलिंग, प्रतिचयन की वह विधि जिसमें इकाइयों का चुनाव पूर्णतः संयोग अथवा दैविक इच्छा पर निर्भर करता है, दैव प्रतिचयन कहलाती है। इस विधि में प्रत्येक इकाई का चुनाव स्वतंत्र रूप में किया जाता है, अर्थात एक इकाई का चुनाव किसी भी प्रकार दूसरी इकाई के चुनाव की संभावना को प्रभावित नहीं करता है। यही नहीं, यह विधि किसी समग्र में से प्रत्येक इकाई को प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने का समान अवसर देती है। दैव प्रतिचयन के लिए लॉटरी विधि, रैंडम अंक विधि, कार्ड विधि, नियमित अनियमित अंकन विधि और ग्रिड विधि आदि का प्रयोग किया जाता है। दैव प्रतिचयन में जिस विधि में प्रत्येक प्रतिदर्श इकाई का चुनाव प्रत्यक्ष रूप में किया जाता है, इसे दैव प्रतिचयन की अन्य विधियों से अंतर प्रदर्शित करने के लिए साधारण दैव प्रतिचयन के नाम से पुकारा जाता है। दैव प्रतिचयन से चुनी गई इकाई का किसी दूसरी से प्रतिस्थापन नहीं किया जाता है। स्नोबॉल सैंपलिंग, असंभाव्य प्रतिचयन का एक ऐसा रूप हिमगेंद प्रतिचयन के नाम से जाना जाता है, जिसमें सूचनादाताओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब अध्ययन समग्र के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है या आधी अधूरी अपर्याप्त जानकारी होती है, या सूचनादाताओं से संपर्क करना और उनसे जानकारी एकत्रित करना कठिन होता है। यह विधि हिमगेंद की उपमा कर आधारित है, जिसमें बर्फ़ के ढेले को बार बार बर्फ़ मिलाकर
जैसे जैसे गोल किया जाता है उसका आकार बढ़ता जाता है। इस विधि में शोधकर्ता सर्वप्रथम उन व्यक्तियों से साक्षात्कार शुरू करता है जिनसे वह परिचित होता है और जिनके पास विषय से संबंधित कुछ जानकारी होती है। ऐसे व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करने के बाद सूचनादाता कुछ अन्य व्यक्तियों के नाम बता सकते हैं जिनके पास उक्त विषय की अधिक जानकारी हो सकती है। इस प्रकार ये विधि एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे के साथ संपर्क के साथ आगे बढ़ती जाती है। यह विधि किसी प्रकार से दंगे फसाद या मादक द्रव्य व्यसन या मद्यपान के बारे में जानकारी एकत्रित करने में उपयोगी हो सकती है। अगला है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, स्तरीकृत निदर्शन। स्तरित प्रतिचयन किसी समग्र को कुछ प्रासंगिक परिवर्तियों के आधार पर वर्गों में बांटकर प्रत्येक वर्ग में कुछ निर्धारित संख्या में इकाइयों को चुनने की एक ऐसी विधि है ताकि प्रतिदर्श में प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता बनी रहे। यदि इकाइयों का अनुपात प्रत्येक वर्ग में समस्त जनसंख्या की भांति प्रतिदर्श में भी समान है तब इसे आनुपातिक स्तरित प्रतिचयन या कभी कभी केवल आनुपातिक प्रतिचयन भी कहते हैं। यदि प्रत्येक वर्ग में से इकाइयों का चुनाव दैव प्रतिचयन के आधार पर किया जाता है तो यह स्तरित दैव प्रतिचयन विधि कहलाती है, किंतु जब प्रत्येक वर्गों में से इकाइयों का चुनाव दैव प्रतिचयन के आधार पर नहीं किया जाता है तब यह विधि यथांश प्रतिचयन बन जाती है। नियमित निदर्शन, सिस्टमैटिक सैंपलिंग। जब किसी समग्र की समस्त इकाइयों की एक विवेकाधीन सूची में से प्रत्येक इकाई का चुनाव पूर्व निश्चित एक क्रम के अनुसार किया जाता है तब इसे नियमित प्रतिचयन कहते हैं। नगर निर्देशिका अथवा टेलीफोन निर्देशिका में से प्रत्येक 10वें नाम को चुनना व्यवस्थित या नियमित प्रतिचयन के ही उदाहरण हैं। सैंपलिंग एरर, कुछ समग्र मूल्य और प्रतिदर्श मूल्य के अंतर को प्रतिचयन त्रुटि कहते हैं। ये वह मात्रा है जहां प्रतिदर्श की विशेषताएं और कुल समग्र की विशेषताएं लगभग समान हो जाती है। प्रतिदर्श जितना छोटा होगा प्रतिदर्श त्रुटि उतनी ही बड़ी होगी और प्रतिदर्श के बड़े होने पर यह त्रुटि कम हो सकती है। प्रतिदर्श त्रुटि जितनी कम होगी प्रतिदर्श की परिशुद्धता उतनी ही अधिक होगी। सांख्यिकी, सार्थकता परीक्षण तथा अन्य विधियों की सहायता से प्रतिचयन त्रुटि का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रतिचयन विधि का प्रयोग यही मानकर किया जाता है कि प्रतिदर्श में वे सभी विशेषताएं लगभग आ जाएं जो समग्र में पाई जाती है, किंतु जब वास्तविक रूप में प्रतिदर्श निकाला जाता है तब प्रतिचयन प्रक्रिया में दो मुख्य त्रुटियों के आने की संभावना रहती है। इकाइयों के चयन की प्रक्रिया में किसी स्तर पर अभिन्नति का उत्पन्न हो जाना, प्रतिदर्श में दैव निदर्शन त्रुटि का आ जाना, अर्थात प्रतिदर्श का चयन करते समय किन्हीं इकाइयों के चुने जाने की संभावना का समाप्त हो जाना हो सकता है। कुल प्रतिदर्श त्रुटि की गणना इन दोनों त्रुटियों को जोड़कर की जाती है। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे तथ्य संकलन की विधियां, अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची एवं प्रश्नावली। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जमकर लड़ा नहीं। कॉम्टेरिया, सभी पढ़ें सभी बढ़ें। कॉम्टेरिया का एकमात्र उद्देश्य है निःशुल्क शिक्षा। कॉम्टेरिया यूट्यूब पर पूर्णतः निःशुल्क है। कॉम्टेरिया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। कॉम्टेरिया लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कॉम्टेरिया पर नित्य नियमित इम्पॉर्टेंट वीडियोस देखते रहें। आप सभी का कॉम्टेरिया वीडियोस देखने के लिए बारंबार धन्यवाद। हर हर महादेव।